Dear students, good morning to all of you. A warm welcome of all newly students in BCom Part 1. Today, before discussing the topic, I introduce with you that I am Bhajan Lal, Assistant Professor Business Administration of this college. First, there are some objective before determined before the discussing the topic. The introduction of this Act 1872. It is an important act which are deals all transactions in daily life, our daily life, as well as tradings, as well as commercial transactions, which is consist in this act. So there is a important act. हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में जब हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स होती है मात्रा में कुछ तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए कुछ गवर्नमेंट लॉज लाती है। तो गवर्नमेंट के जो दो हाउस हैं, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनके द्वारा कोई भी गजट नोटिफिकेशन लाकर उस रूल्स को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यदि हम बात करें द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, तो यह जो कॉन्ट्रैक्ट था उस समय एक इम्पोर्टेंस, एक नीड थी, जो ट्रांजैक्शंस के एक ह्यूजनेस थी, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया गया और जो लागू हुआ 1 सितंबर ऑफ 1872। यानी हम बात करते हैं इसमें न केवल कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस या ट्रेडिंग्स को ही शामिल नहीं करते, बल्कि डे टू डे जो लाइफ में जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो हम एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, उन एग्रीमेंट्स को भी ये शामिल करता है। यानी इस जो एक्ट था उसको लाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव रहे वो था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट में कोई ठहराव या पक्षकारों के बीच में जो अनुबंध किए जाते हैं, उन अनुबंधों के फलस्वरूप रिजल्टेड जो उनके ऑब्लिगेशंस होते हैं, या तो एक पक्षकार का राइट्स होता है या दूसरे पक्षकार की उसमें ड्यूटी बनती है, तो ऑब्लिगेशंस और राइट्स को फुलफिल करने के लिए इस एक्ट्स को लाया गया। या हम बात करें यदि किसी एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार द्वारा अपना लाभ पहुंचाकर दूसरे को हानि पहुंचाई जाती है, तो एग्रीव्ड पर्सन या एग्रीव्ड पार्टीज के रूप में अपनी जो केस फाइल है उसे कोर्ट में शूट कर सकता है, फाइल कर सकता है। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नंबर 1, सेक्शन 1 to 75, these are general principle of contract. Secondly, second one, section 76 to 123, these are includes the contract which are about doing for purchase of any goods or sales of any goods. Third one, section 124 to 147 deals with the contract of indemnity. Fourth one, 148 to 181 sections are pertaining to the contract of bailment and pledge. Section 182 to 238 are deals with the contract of agency, and last the section 239 to 266 of the Partnership Act. Thereafter, some huge transaction in the field of sale of goods and in Partnership Act partnerships. Therefore, the separate of section 76 to 123 repealed in the Contract Act, and separate act of Sale of Good Act formed under Sale of Good Act 1930। तो यानी कि धारा 76 से 123 को निकालकर, भारतीय अनुबंध अधिनियम से निकालकर एक सेपरेट या पृथक एक्ट बनाया गया और उस एक्ट का नाम था वस्तु
विक्रय अधिनियम 1930, इसी तरीके से जो सेक्शंस 239 से 266 को रिपील्ड किया गया और उसके लिए सेपरेट एक्ट लाया गया जिसका नाम था भारतीय साझेदारी अनुबंध अधिनियम 1932। तो फर्स्ट देर आर we are discussing about the important including in this introduction. Number one, offer. When a person makes, this is offer is the first step of any agreement. Every agreement being start with one party that makes an offer to another party for providing service or etc. or purchasing of any commodities, purchasing of car. So we can say offer when one person who desire to create a legal obligation communication to another his willingness to do or not do a things with a view to obtaining the consent of that other person towards such an act or absentees. The person is said to be making a प्रपोजल और ऑफर, यानी एक व्यक्ति की समक्ष दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसकी इच्छा को जानने या किसी कार्य को करने के संबंध में कोई बात कही जाती है और उस दूसरे व्यक्ति द्वारा उस बात या उस कार्य को करने के संबंध में इच्छा जाहिर करने से पहले तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा। इसके बाद सेकंड वन दैट इज एक्सेप्टेंस या कह सकते हैं स्वीकृति, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी एक व्यक्ति के समक्ष या प्रस्तावक के द्वारा या ऑफरर के द्वारा दूसरे व्यक्ति जिसे हम ऑफरी कहते हैं या स्वीकृतकर्ता कहते हैं, तो स्वीकृता द्वारा उस ऑफर पर अपनी सहमति या कंसेंट कम्युनिकेट कर दी जाती है तो वो कहलाया जाता है कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्वीकृति किस तरीके से उसका कम्युनिकेशन होता है, स्वीकृति पर स्वीकृता किस तरीके से अपनी एक्सेप्टेंस देता है या ऑफर किन परिस्थितियों में उसका कम्युनिकेशन माना जाता है। तो उसके लिए सेपरेट जो नियम है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर्स, इसी तरीके से उनके जो सेपरेट प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, वो सेपरेट दिए गए हैं। किन परिस्थितियों में ऑफर को कम्युनिकेट माना जाता है और किन परिस्थितियों में एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट या संवहन मान लिया जाता है। तो यदि बात करते हैं हम एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वो किसी प्रस्तावक के द्वारा प्रस्ताव का दिया जाना और उसके बाद जो सेकंड पार्टी है जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है उस प्रस्ताव की जब उसके द्वारा एक्सेप्टेंस दे दी जाती है, स्वीकृति दे दी जाती है, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट या एक ठहराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो थर्ड वन is the important part of contract, that is agreement or ठहराव। An agreement means given under the section 2E a promise or a set of promise forming consideration for each other। प्रत्येक वचन अथवा वचनों का समूह जिसमें वचन एक दूसरे के प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। यदि हम इक्वेशन के रूप में देखें तो सबसे पहले जो इक्वेशन में आती है वो बनती है कि सबसे पहले ऑफर आता है 2A, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अंडर सेक्शन 2 एंड बोथ व्हेन प्रॉपर ऑफर गिवन टू अनदर पर्सन गिव इट्स एक्सेप्टेंस टू फर्स्ट पर्सन, देयर इज बिकम ए एग्रीमेंट बिटवीन देम। तो उनके बीच में एक ठहराव या एग्रीमेंट का निर्माण होता है।
Now we are there are so many sources of enforceability which is being stated in the section 10 of Indian Contract Act, that is the called the essential elements of a valid कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दो बातें जरूरी हैं अनुबंधों के लिए। नंबर एक, एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। एनफोर्सेबिलिटी मीन्स बात करते हैं कि जिसमें पक्षकार को अनुबंध के या ठहराव के खंडन की स्थिति में कुछ अधिकार या राइट्स उत्पन्न होते हैं, उन राइट्स को पूरा करने के लिए, पाने के लिए अपना पक्ष रख सकता है। सेकंड, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, किसी भी ठहराव में जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। यदि ठहराव में वो एलिमेंट नहीं होते हैं तो इस स्थिति में वो ठहराव अनुबंध में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10। देयर आर, यदि हम सेक्शन 10 की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिमेंट्स आवश्यक हैं, उनका होना जरूरी है। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो कुछ एक एग्रीमेंट या ठहराव ऐसे होते हैं जो पक्षकारों के द्वारा या पार्टी के द्वारा उनके बीच में वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करने होते हुए, they do not have intention to create any legal obligations। यानी हम बात करते हैं कि जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात हम करते हैं तो उसमें पक्षकारों को बीच में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए उनके बीच में। लेकिन कुछ एक अनुबंध होते हैं या ठहराव होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं, जिससे आपका सोशल एग्रीमेंट, सामाजिक ठहराव, यानी किसी समाज में कोई शादी ब्याह में आप किसी दूसरे पर्सन को निमंत्रण दे रहे हैं और उस स्थिति में दूसरा पर्सन या एक्स वाई पर्सन कुछ खर्च करते हुए शादी के स्थल पर शरीक होने के लिए पहुंचता है, तो उस स्थिति में वहाँ उसे कोई भोजन या खाने की व्यवस्था नहीं मिलती है, तो उस स्थिति में वो अपना केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पक्षकारों के बीच वैधानिक संबंध करने का इंटेंशन नहीं है। इसके अलावा कुछ सामाजिक ठहराव या किसी मित्र या किसी दोस्त के साथ में आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, या माता पिता द्वारा या रिश्तेदारों द्वारा आपकी अच्छी परफॉर्मेंस पर किए गए वादे। फॉर एग्जांपल, यदि आप 12वीं की क्लास में यू हैव गुड परफॉर्मर, your parents declared they have give 50,000 in case you have secured good conditions, good percentage। यानी कि पारिवारिक हेड ऑफ फैमिली या परिवार के सदस्य के द्वारा आपके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते कोई वायदे किए जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से अनुबंध का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। इसके अलावा वेजरिंग, बाजी या हार जीत के या बैटिंग लगाने के जो आपके ठहराव हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं जो कभी भी घट नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में भी आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं तो वो अनुबंध का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इनफॉर्शिबल। देयर इज some elements which are required in the contract. We can say there are some elements or essentials which are required in a valid contract. Number one,
एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज मस्ट बी देयर, यानी कि अनुबंधों में कम से कम 2 पक्षकार या 2 पक्ष का होना जरूरी है। नंबर 1 पक्षकार है जिसे हम प्रोपोजर या ऑफरर कहते हैं, और सेकंड जो आपका पक्षकार है वह प्रोपोजी, और जिसे हम ऑफरी भी कह सकते हैं। यानी कि हर ठहराव में 2 पक्षकार का होना जरूरी है। एक पक्षकार क्रेता के रूप में हो सकता है, दूसरा पक्षकार विक्रेता के रूप में हो सकता है। एक पक्ष वकील या क्लाइंट्स के रूप में हो सकता है, दूसरा क्लाइंट्स के रूप में हो सकता है। एक डॉक्टर के रूप में हो सकता है पक्ष, दूसरा मरीज के रूप में हो सकता है। तो एटलीस्ट देयर इज 2 और मोर पार्टीज मस्ट बी देयर इन ए कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि ठहराव या अनुबंध के लिए जरूरी है कि एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रपोजल दिया जाए, और उस प्रपोजल के रिजल्टेड या उस प्रपोजल को जैसे ही प्राप्त करे दूसरे पक्षकार द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति कम्युनिकेट कर दी जाए। इसके बाद प्रस्ताव और स्वीकृति के संवहन या कम्युनिकेशन के नियम क्या होंगे, कब डिलीवरी ऑफ ऑफर माना जाएगा और डिलीवरी ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा, उसके सेपरेट रूल्स हैं जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड वन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। पक्षकारों के बीच में लीगल रिलेशंस स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। तो इसमें ब्रिटिश जो ब्रिटिश केस का एक एग्जाम्पल है वॉल्फोर बनाम श्रीमती वॉल्फेयर। वॉल्फेयर जो और श्रीमती वॉल्फेयर दोनों पति पत्नी होते हैं। वॉल्फेयर बिजनेस के सिलसिले में लंदन जाता है, और श्रीलंका में जो वॉल्फेयर की पत्नी है वो बीमार हो जाती है। तो उस स्थिति में, बीमार होने की स्थिति में, श्रीमती वॉल्फेयर अपने पति से कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति के रूप में या बीमारी के इलाज के रूप में कुछ खर्चा या कंपनसेशन मांगती है। तो कोर्ट इस बैकग्राउंड पर मना कर देता है कि पक्षकारों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया गया है, तो पक्षकारों के बीच में वो एग्रीमेंट लीगल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की हैसियत से नहीं किया गया है, बल्कि ऐसे ठहराव पारिवारिक हैं। इसलिए वॉल्फेयर इस क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। फोर्थ वन, द कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज। पक्षकारों की योग्यताएं या पक्षकारों में क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, क्षमताएं क्या होनी चाहिए। तो सेक्शन 11 में कुछ एक ऐसे पक्षकार दिए गए हैं जो अनुबंध करने के लिए जिन्हें डिस्क्वालीफाइड ठहराया गया है या जिन्हें अयोग्य ठहराया गया है। नंबर 1, यदि पक्षकार माइनर है, तो सेक्शन 11 के अनुसार यदि पक्षकार माइनर है, यानी हु नॉट अटेन द एज 80 और एनी prescribed age by any law, so he cannot enter to a contract. Second, a person of unsound mind, यानी अस्वस्थ मस्तिष्क या लुनाटिक है या कोई पागल है, तो अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति भी अनुबंध करने के लिए डिस्क्वालीफाइड ठहराया गया है। ए पर्सन expressly declared disqualified to enter into a contract under any law। यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया है या किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, वो व्यक्ति किसी कानून के तहत जिसे डिस्क्वालीफाइड किया गया है वो अनुबंध करने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसके अलावा एलियन एनिमी यानी विदेशी शत्रु है जिससे हमारे संबंधों में अनबन है, उस शत्रु देश का नागरिक है, वो भी डिस्क्वालीफाइड टू मेक कॉन्टैक्ट। तो हु आर कैपेबल, हु आर कॉम्पिटेंस टू मेक ए कॉन्टैक्ट मीन्स देयर मस्ट बी ए मेजर पार्टी, यानी
पक्षकार का वयस्क होना जरूरी है, पक्षकार का स्वस्थ मस्तिष्क का होना जरूरी है, पक्षकार को किसी लॉज द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं कर दिया गया हो या विदेशी शत्रु नहीं हो, वो पक्षकार कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज रखते हैं या अनुबंध कर सकते हैं। तो हम यदि पूछा जाए कि कौन कौन से पक्षकार अनुबंध कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति या एक वयस्क पर्सन है, या जिसे किसी कानून के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया है, या कोई विदेशी शत्रु नहीं है, तो वो सब पक्षकार अनुबंध करने के लिए योग्य हैं। फिफ्थ वन, कंसेंट, यानी पक्षकारों में सहमति होनी चाहिए। सहमति मीन्स पक्षकार दोनों एक भाव से या एक विषय पर दोनों एक मत होना जरूरी है। यानी कोई भी अनुबंध उस स्थिति में ही परफॉर्मेंस कर पाता है जब पक्षकार किसी विषय पर एक मत रखते हों। यदि पक्षकार उस विषय पर एक मत नहीं है तो अनुबंध की परफॉर्मेंस या उनके बीच में एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मारुति शोरूम में जाते हैं और वहाँ ब्लैक कलर की कार पसंद करते हैं, लेकिन डिलीवरी के समय दुकानदार या मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा आपको ब्लू कलर की कार डिलीवर कर दी की जाती है। तो उस स्थिति में चूंकि आपने जो चूज किया था या आप जिस पर मत रखते थे वो आपकी ब्लैक कलर की कार थी, लेकिन आपको दी जा रही थी वो ब्लू कलर की कार है, यानी कि आप जो सेंस ऑफ जो आपका मत, एक विषय पर जो मत था वो एब्सेंट था। तो उस स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट एंट्रिंग नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम इसके जो शेष एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।